Hello everyone. So myself Vikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Light. तो गाइस आज 28 ऑफ जनवरी हो चुका है और आज शिफ्ट 1 का पेपर भी हो चुका है। तो आज वही मैथ्स का पेपर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज का पेपर कैसा था शिफ्ट 1 का। तो पेपर देखिए इजी टू मॉडरेट था, बहुत सारे क्वेश्चन डुएबल थे भाई। अगर आप सच में ईमानदारी से मैथ्स पढ़ते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को टफ नहीं बोल सकते यार। अगर ऐसा सवाल नहीं आएगा तो फिर जेईई मेन का क्या ही लेवल है, फिर तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन जाएगा, बोर्ड का पेपर बन जाएगा। अगर इस सवाल को भी अगर आप टफ कर रहे हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये सारी चीज़ क्लास में करवाए जाते हैं और सारा चीज़ आपको सोचना आना चाहिए। अगर आप PYQ सही से किए होंगे तो दिस इज़ वेरी ड्यूएबल क्वेश्चन यार। बहुत सारा क्वेश्चन करने लायक था, लेकिन फिर भी बच्चे जब रिएक्शन वीडियो में देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे मैथ्स का पेपर टफ था, फिजिक्स को भी लेकर टफ बोला जा रहा था। नहीं भाई, इतने को टफ मत बोलिए कि कोई भी चीज़ को टफ बोल रहे हैं, फिर तो जेई का तैयारी छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपके साथ आज डिस्कशन करता हूँ और फिर बताऊँगा कि कैसे सोचा जाता है क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन आपको देखे तो सबसे फर्स्ट स्टेप भाई किंग्स प्रॉपर्टी लगाकर चेक कीजिए। मैं गारंटी के साथ 95%, 96, 97% केसेस में आपका किंग्स प्रॉपर्टी काम करता है और जेईई मेन में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं अपने वीडियो में भी कराया, मैं जितना भी वीडियो सॉल्यूशन बनाया 28 जनवरी वाले स्टूडेंट को ये भी बोला कि आप वीडियो सॉल्यूशन देकर जाइए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए किंग्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये आपका एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे गिवन था इस तरीके से। अब आपको क्या निकालना था, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, इसको येलो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था कि इसका वैल्यू आपको ए पाई क्यूब प्लस बीटा। अब ए अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना था, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। ये वाला अल्फ़ा है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा, दिस इज अल्फ़ा, अल्फ़ा पाई क्यूब प्लस बीटा था। तो देखिए सबसे पहले आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाइए। अगर किसी को किंग्स प्रॉपर्टी नहीं पता है तो बता देते हैं। किंग्स प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कि इंटीग्रल बी से लेकर ए एफ एक्स इक्वल टू होता है ए बी। इंटीग्रल आपका लिमिट सेम रहेगा, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये किंग्स प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला स्टेप अपन किंग्स प्रॉपर्टी लगाए। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से क्या हुआ, नीचे में 1 प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बन गया, क्योंकि इस दोनों का सम कीजिएगा तो जीरो सम आएगा लिमिट का। और ए प्लस बी माइनस एक्स मीन्स आपका माइनस, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे माइनस एक्स पुट कीजिएगा, तो माइनस एक्स पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ई पे पावर जो एक्स है वो ई पे पावर माइनस एक्स बन जाएगा किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से। फिर दोनों को ऐड करना है, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ऐड किए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2i बनेगा, और राइट हैंड साइड में भाई देखिए बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से बनता है कि 96 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डी एक्स बनता है। उसके बाद आपको ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है कि माइनस एक्स से लेके एक्स डी एक्स रहता है, तो फिर क्या करते हैं 0 से π/2 इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। ये भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का, इसको क्यून्स प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो इसको भी देखिए अपन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाए, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए एक सिंपल इंटीग्रेशन बनता है आपका एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ से x³ 3 हो गया, और यहाँ से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स बन गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई। इतने सिंपल क्वेश्चन को बोलिएगा टफ है तो क्या ही मतलब है जेईई का। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या करें, π/2 यहाँ पे पुट करेंगे, π/2 पुट कीजिएगा तो होल आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से आता है 4π³ प्लस 96। उसके बाद इस एक्सप्रेशन और ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन आपको गिवन था दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 आएगा और बीटा इक्वल टू आपका 96 आएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 100 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं कह सकते, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में रहा होगा तो इसको सिंपल आप बोल सकते हैं। पीएनसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि आपको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और वो जो नंबर होना चाहिए वो 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए। और इस 5 डिजिट नंबर को फॉर्म करने के लिए आपको इन सारे डिजिट का यूज करना है, 0, 1,
2 3 4 5 6 7 इसका यूज करना है और इसी सब डिजिट का यूज करके आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है जो कि आपका 50,000 से ग्रेटर हो। और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि सबसे पहला डिजिट जो होगा, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का जो सम होगा वो नॉट मोर देन 8 होना चाहिए, मतलब 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे, ये बताइए। इसको मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको समझाता हूँ। चलिए यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो चलिए 5 डिजिट है तो 5 कॉलम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। इस तरीके से 5 बॉक्स बना दिए। अब 5 बॉक्स बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए। जब 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे जो 10,000 के प्लेस पे डिजिट आएगा वो तो या तो 5 होगा या तो 5 से बड़ा होगा, यही होगा। तो अपन केस बनाएंगे कि पहले केस में अपन सपोज यहाँ पे 5 पुट कर दिए 10,000 के प्लेस पे। तो अब बताइए ओन्स प्लेस पे अपन क्या क्या रख सकते हैं। ओन्स प्लेस पे अपन यही सब रख सकते हैं 0 1 2 या फिर 3, क्योंकि ये कंडीशन भी आपको फॉलो करवाना है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नॉट मोर देन 8। तो इसको देखते हुए 5 यहाँ पे अगर पुट किए तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपका सम 5 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो सम 6 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 7 और 3 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा। बस 8 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ओन्स प्लेस पे अपन 4 ही तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीका हो गया है इसको फुलफिल करने का। और इस प्लेस पे तो आप कोई भी चीज़ रख दीजिए, कोई डिजिट रख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भरने के लिए 8 तरीका, यहाँ भी 8 तरीका, यहाँ भी 8 तरीका, रिपीटिशन अलाउड है मेरे भाई। तब ये बताइए कि 3 जगह पे 8 तरीका से भर सकते हैं, मीन्स 8 क्यूब इंटू इस प्लेस को आप 4 तरीके से भर सकते हैं। तो 4 -1 क्यों हुआ मेरे भाई, उसका भी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अगर एक ऐसा केस बना दीजिए जहाँ पे ये चारों चीज़ आपका 0 हो जाए, 0 हो जाएगा, इट मीन्स 50,000 हो जाएगा। 50,000 नहीं होना चाहिए, 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। अब केस 2 में आइए कि पहले तो केस 1 में अपन 10,000 पे 5 रख दिए 10,000 के प्लेस पे। अब 10,000 के प्लेस पे अपन 6 रखते हैं, तब ओन्स प्लेस पे क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 ही रख सकते हैं। यहाँ पे 3 नहीं रख सकते हैं। 3 इसलिए नहीं रखेंगे कि क्योंकि 3 और 6 का सम 9 हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम आपका 8 के इक्वल ही होना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे 0 1 2 रखेंगे। बाकी यहाँ पे 8 तरीका से इसको भर सकते हैं, 8 तरीका से इसको भी भर सकते हैं, 8 तरीका से इसको भी भर सकते हैं। मीन्स यहाँ कितने तरीके हो जाएंगे, 8 क्यूब इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में। तीसरे केस में आइए, अब यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे अपन 7 पुट कर दिए। अब जब 7 10,000 के प्लेस पे पुट किए तो ओन्स पे अपन 0 पुट कर सकते हैं या फिर 1 पुट कर सकते हैं। और आपका जो बीच वाला डिजिट है उसको 8 तरीके से, फिर इसको भी 8 तरीके से, इसको भी 8 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 क्यूब इंटू 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन, और तो केसेस पॉसिबल नहीं है, और तो आगे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अब एट द एंड क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके, इसका कैलकुलेशन करके और इसका कैलकुलेशन करके आप ऐड कर दीजिएगा। मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देता हूँ, 5119 इसका फाइनल आंसर होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, 3D का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा इट मीन्स आप PYQ जो है प्रैक्टिस करके नहीं गए, या फिर आप सीरियसली अपना मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट P 4,4,3। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट P है और उसका इमेज बन रहा है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, आपका ये लाइन गिवन है। तो देखिए भाई, लाइन जब गिवन रहता है इस फॉर्म में तो आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए कि नीचे में जो लिखा रहता है वो आपका डायरेक्शन को साइन होता है, और ऊपर में जो लिखा रहता है वो गिवन पॉइंट ऑन ए लाइन रहता है। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक लाइन बनाइएगा। लाइन अपन बना दिए, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, P पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,4,3 है। ठीक है, 4,4,3। अब इसका इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा, यस इमेज बनेगा। अब इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का एनालिसिस करेंगे। लाइन का एनालिसिस का मतलब है कि ये पॉइंट अगर अपन को पता चल जाए इस तरीके से, ये वाला चीज़ तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला से अपन ये वाला भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालने के लिए, ये जनरल पॉइंट है, इसका तो अपन कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इस पूरे होल एक्सप्रेशन को अपन, ये जो अपन एक्सप्रेशन गिवन रहता है, इसको होल इक्वल टू अपन लेमडा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जब लेमडा एज्यूम करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा प्लस 2, और आपका z कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा लेमडा प्लस 1। तो ये आपका क्या आता है, इस तरीके से आपका आता है, ये पैरामेट्रिक चीज़ है, अपना पैरामेट्रिक फॉर्म है इस लाइन का। यहाँ से पता चलता है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका x कोऑर्डिनेट का फॉर्म ये होगा, y कोऑर्डिनेट का फॉर्म ये होगा, और z कोऑर्डिनेट का फॉर्म इस तरीके से होगा। तो ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, इट मीन्स इसका भी जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी आपका क्या होगा, 2 लेमडा प्लस 1 और आपका लेमडा प्लस 2 और लेमडा प्लस 1 होगा। इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। यस, इतना समझ आ गया। अब ये बताइए मेरे भाई कि ये लाइन का आप डायरेक्शन कोसाइन अब लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर कलर चेंज करें इस लाइन का, ये लाइन जो बना इसका डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। यस, आप लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ऊपर वाले से, तो आपका डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का पता चल जाएगा। अब ये बताइए इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है क्या। यस, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, वो क्या क्या है, 2 1 1, जो आपको यहाँ पे गिवन है 2 1 और 1, यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 4 कर दिए, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 4, और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 2 माइनस 4, लेमडा प्लस 2 माइनस 4 हो गया। फिर लेमडा प्लस 1 माइनस 3, तो लेमडा प्लस 1 माइनस 3। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन को, इसके डायरेक्शन कोसाइन को, जब इसके डायरेक्शन कोसाइन के साथ डॉट निकालेंगे तो 0 के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है दोनों परपेंडिकुलर है। इसलिए अपन डॉट किए कि 2 इंटू इसके x कोऑर्डिनेट, 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, और 1 इंटू फिर इसका z कोऑर्डिनेट, और तीनों का डॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। फिर यहाँ से आपका लेमडा का वैल्यू आ जाता है कि 5/3 है। जब लेमडा का वैल्यू चला आया तो ये बताइए आपको ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा, जो यहाँ पे पॉइंट अपन एज्यूम किए थे, ये वाला पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट क्या था जिसको आप लेमडा के फॉर्म में लिखे थे। जब ये निकालिएगा तो ये 13/3, 11/3 और 8/3 आता है, ये वाला पॉइंट जो आप यहाँ पे एज्यूम किए थे। इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। इसका कोऑर्डिनेट पता चलने के बाद आप जो है मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लीजिएगा। किस तरीके से निकालिएगा, सपोज इस पॉइंट का इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, जैसे मैं इसको एक स्लाइड ऐड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्लाइड ऐड हो गया, यहाँ इस तरीके से ये लाइन है, इस तरीके से आपका पॉइंट है। कितना पॉइंट था, 4,4, शायद कितना 3 था। तो यहाँ पे आपका कहीं इसका इमेज बनेगा, इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा कर लेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, और इसका तो ये मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 प्लस अल्फ़ा/2 इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट कितना आया था, 13/3। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे, 4 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देखिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 11/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11/3 इक्वल टू 11/3, और क्या लिखेंगे, 3 प्लस गामा अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेट कितना था, 8/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू 8/3। तो यहाँ से आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से।
यहाँ से आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ से बीटा का वैल्यू, यहाँ से आप गामा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, तीनों का सम करना था। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि आंसर इसका 31/3 आता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये प्रैक्टिस में आपका रहना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रल ऑफ 0 to x t f t dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 देन एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग आता है कि काश अगर हम मेरे को एफ एक्स पता चल जाए, कि सपोज अपन एफ एक्स इक्वल टू आपको बता दिए कि एक्स स्क्वायर है, उसके बाद आपसे पूछे कि एफ ऑफ 6 का वैल्यू क्या है, आप तो मज़े में हैं, आप तो अभी खुश हो गए होंगे कि यहाँ तो एफ ऑफ 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मीन्स चैलेंज कहाँ पे है, एफ ऑफ एक्स निकालना, कि अगर एफ ऑफ एक्स निकल गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो इतना तो अपना फीलिंग अंदर से आ गया कि भाई एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भाई दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या फीलिंग आता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ आता है फीलिंग कि कहीं फंक्शनल इक्वेशन तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें फंक्शनल इक्वेशन वाला भी फील नहीं आता है जब इंटीग्रल दिख जाता है। तो फिर आपको ऐसा फीलिंग आता है जब फंक्शन अपन पढ़ते हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं, कि कहीं x को 0 कहीं x को 2 तो पुट करके नहीं देखें, ऐसा कुछ आता है फीलिंग कि अगर x को 2 पुट करके देखेंगे तो कोई काम बनेगा नहीं भाई। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको जब फील हो कि एफ एक्स की ज़रूरत है तो दोनों साइड आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए। जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, लेबनीज रूल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपर लिमिट को पहले पुट कर देते हैं इस वेरिएबल को रिप्लेस करके। तो यहाँ जो ऊपर में वेरिएबल आपका x है उसको रिप्लेस कर दे, उसको t को रिप्लेस करके x को पुट करेंगे तो x एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे x एफ एक्स आ गया। उसके बाद ऊपर का अपन डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं, तो x का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 0 को पुट करेंगे t के जगह, तो 0 को पुट करेंगे t के जगह तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये साइड आएंगे अपन राइट हैंड साइड जब आएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो ओवरऑल आपका क्या आ गया, इस साइड से आपका एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ये एक्स एफ एक्स है, एक्स एफ एक्स इधर भी है, इधर 2x एफ एक्स है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, प्लस एक्स एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो इक्वेशन है, ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद आपका क्या आता है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, अपन एफ डैश एक्स को ही क्या लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स को अपन वाई भी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस अपन दोनों साइड एक्स स्क्वायर से यहाँ पे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, यहाँ पे डिवाइड दोनों साइड एक्स स्क्वायर से कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब ये बताइए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन में पहला ही मेथड पढ़ाया जाता है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसमें भी क्या लगाए, वेरिएबल सेपरेबल मतलब डी बाई को एक साथ कर दिए, एक्स को एक साइड कर दिए। अब दोनों साइड क्या कर दिए, यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए। तो डी बाई अपॉन बाई का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एल एन वाई आ गया। अब डी एक्स का एल एन इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस एल एन एक्स आ गया प्लस सी, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को अपन t पुट करेंगे और y को 3 पुट करेंगे। तो y को 3 पुट कर दिए यहाँ से, x को 2 पुट करेंगे और y को 3 पुट करेंगे, तो कर दिए ln 3 माइनस ln 2 प्लस c। तो c का वैल्यू यहाँ से ln 6 आ जाता है, 6 आ गया। और निकालना अपने को क्या था, f ऑफ 6। तो अब f ऑफ 6 निकालना है, इसके लिए x को क्या कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। कौन सा इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे x इक्वल टू 6। तो यहाँ से माइनस ln 6 आ जाएगा, आ गया माइनस ln 6। और c भी था, और c का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, ln 6।
तो ln 6 माइनस ln 6 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ln y इक्वल टू क्या आ गया 0। जब ln y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आईटीएफ का। देखिए भाई, आईटीएफ में जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप करना है कि साइन इनवर्स में दिख रहा है, ये भी साइन इनवर्स, इसको आप टेन इनवर्स में चेंज कीजिए। क्योंकि टेन इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होता है कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी रहता है। तो क्या करते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए 1 माइनस ए बी करते हैं, यही करते हैं। तो अपन क्या कर लिए, पहले स्टेप में इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद अपन फॉर्मूला लगाएंगे कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाए। फॉर्मूला लगाने के बाद आप इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा, मैं आपको मेथड बता दिया, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तब आपका आंसर क्या आता है 0 के बराबर आता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर है 0 के बराबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसलिए सिंपल कर रहा हूँ क्योंकि आपके प्रैक्टिस में क्वेश्चन कहीं ना कहीं नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व करें। देखिए, जब भी आपको मॉड का क्वेश्चन दिखे तो सीधा आपके माइंड में पहला पॉइंट जो आना चाहिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स का, कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये बताइए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करेंगे इसको। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपका 3/2 है। ठीक है, अब इस मोड का जो वैल्यू चेंज होगा वो 3/2 के लेफ्ट में कुछ और होगा और 3/2 के राइट में कुछ और होगा, यही दो चीज़ हो सकता है। तो पहला केस अपन अज्यूम कर लिए कि इफ़ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, अगर x का वैल्यू 3/2 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो ये बताइए कि ये जो मॉडुलस का ओपनिंग होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। देखिए, मॉडुलस ओपनिंग आपको बहुत आना जरूरी है। अगर अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव है तो मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर मॉडुलस अंदर निगेटिव है तो वो वाला चीज़ निगेटिव के साथ ओपन होगा। इसलिए वो निगेटिव के साथ ओपन होगा क्योंकि मॉडुलस का ओवरऑल क्या वहाँ पे उसका मेन मोटो होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट देना। तो प्लस है तो उसको प्लस के साथ ओपन करेगा और जो माइनस है उसको माइनस के साथ ओपन करेगा ताकि वो भी बाहर आने के बाद प्लस बन जाए। तो दिस इज द मेथड। तो पहला केस अज्यूम करना है पहला चीज़ की क्रिटिकल पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट जाना है कि अपन एक बार राइट और साइड जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के, एक दूसरे बार लेफ्ट साइड जाएंगे। तो पहला केस क्या कर लिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 मीन्स अपन राइट साइड जा रहे हैं। सपोज ये नंबर लाइन है और यहाँ पे 3/2 है, तो पहला केस में अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अपना तो पॉजिटिव वैल्यू सारा मिलेगा। ये साइड जो भी चीज़ रहेगा वो 3/2 से बड़ा है या फिर इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मॉडुलस ओपनिंग होगा पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया। यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका फैक्टराइजेबल नहीं है, इट मीन्स अपन फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपका एक x1 का वैल्यू 2√2 - 1 आता है और दूसरा वैल्यू आपका ये वाला आता है। तो अपन तो एज्यूम किए थे कि x आपका 3/2 से ग्रेटर है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू आता है वो 3/2 से स्मॉलर आता है। दिस मीन्स दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, कि ये वैल्यू अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो एक वैल्यू यहाँ से आपका मिलेगा, ये वाला मिल गया। ठीक है, इस वैल्यू को अपन रख लिए। ठीक, अब केस 2 की बात करेंगे। अब अपन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो यही मॉडुलस निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। निगेटिव साइन के साथ जब ओपन होगा तो आपका क्वाड्रेटिक इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इस तरीके से क्वाड्रेटिक बनने के बाद फिर से फॉर्मूला का यूज़ करके अपन दो वैल्यू निकाल लिए। दो वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका इस टाइम रिजेक्ट होगा, क्योंकि अपना लेना है x से लेस देन जो होगा 3/2 उस वैल्यू को लेना है। तो ये वाला वैल्यू आपका x लेस देन 3/2 से है, तो इसको अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना दो वैल्यू कौन कौन आ गया, एक आपका ये वाला वैल्यू आ गया और एक आपका ये वैल्यू आ गया।
अब दोनों का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए और दोनों का सम निकालिए। तो इसका आंसर आता है 6 इंटू 2 माइनस रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको पेपर में ना हो, ठीक है, उस टाइम प्रेशर होने के कारण ऐसा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, आपका पीएनसी भी है, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि कोई बड़ी टोकरी थी, ठीक है, उसमें 7 अच्छे ऑरेंज थे। यहाँ पे मैं आपको फिगर बनाकर समझाता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका 7 ऑरेंज है, एक ऑरेंज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऑरेंज आपके ये अच्छे वाले हैं। यहाँ से कलर चेंज होगा क्या, हाँ हो जाएगा। 7 ऑरेंज है यहाँ से, ये अच्छे ऑरेंज है, और 2 आपका बेकार ऑरेंज है, बैड ऑरेंज, ठीक है। सेम टोकरी में आपका बैड ऑरेंज ऐसा कर देते हैं कि बैड ऑरेंज ये वाला है, ये बैड ऑरेंज है, 2 बैड ऑरेंज है, 7 अच्छे ऑरेंज है। अब क्या किए कि अपन उस टोकरी से ऑरेंज दो ऑरेंज निकालना है, ठीक है, 2 ही ऑरेंज निकालना है। हो सकता है कि वो बैड ही निकले, इट डजेंट मैटर, आपको 2 ऑरेंज निकालना है। अब इसमें वेरिएंस बताना है, किसका, बैड ऑरेंजेज का, कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ बैड ऑरेंजेज। तो इसमें क्या क्या केस अज्यूम करेंगे। पहला केस अज्यूम करेंगे कि सपोज अपन 2 ऑरेंज ही निकालना है, ये नहीं है कि 2 बैड ऑरेंज निकालना है, अपन को 2 ऑरेंज निकालना है, उसमें अब वेरिएंस निकालना है बैड ऑरेंज का, ठीक है। तो अपना पहला केस क्या होगा, पहली केस की बात करें तो अपना पहला केस होगा कि 0 बैड ऑरेंज आया, यही एज्यूम करेंगे, 0 बैड ऑरेंज आया, मीन्स दोनों का दोनों ऑरेंज अच्छा आया। पहला केस अपन कर लिए कि 0 बैड ऑरेंज, इट मीन्स ये 2 ऑरेंज आपका अच्छा आया। तो 2 ऑरेंज अच्छा कहाँ से आया होगा, यही 7 ग्रुप से आया होगा, मीन्स 7C2। और आपका टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, ऑरेंज तो 9 है, मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी तो 9C2 है। ये तो फेवरेबल वाला है, लेकिन टोटल तो 9C2 है। अब केस 2 क्या बनेगा, केस 2 बनेगा कि 1 बैड ऑरेंज आया, ठीक है, 1 बैड ऑरेंज आया। तो 1 बैड ऑरेंज आएगा, वो कहाँ से आएगा, इस ग्रुप से ही आएगा जहाँ 2 है, यही 2 में से 1 आएगा, तो 2C1। और 1 ऑरेंज बैड आया तो 1 गुड भी आया होगा, वो गुड कहाँ से आएगा, ये 7 ग्रुप से, तो 7C1, ठीक है। और नीचे में तो अभी भी 9C2 ही रहेगा, ठीक है। अब केस 3 की बात करें, केस 3, तो केस 3 में क्या होगा कि दोनों आपका बैड ऑरेंज हो जाए। पहले तो 0 बैड ऑरेंज, फिर 1 बैड ऑरेंज, फिर अब दोनों बैड ऑरेंज। तो इसमें क्या होगा, दोनों बैड ऑरेंज कहाँ से आएगा, इसी ग्रुप से, तो 2C2 आ जाएगा अपॉन 9C2 आ जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब क्या करेंगे एट द एंड, सबका अब वेरिएंस निकालेंगे। अब ये आपको समझा दिए किस तरीके से सोचना है। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस तो आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है। उसमें देखिए पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उसके बाद मीन से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वही वाला चीज़ यहाँ पे भी कीजिएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के। इसका आंसर देखिए क्या है, 49/162। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं क्वेश्चन समझा दिया, कैलकुलेशन आप कीजिएगा घर पे, और इसका आंसर अगर जो पेपर दिए होंगे उनको मैं आंसर बता दिया कि 49/162 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका फंक्शन में, क्लास नोट्स में ये क्वेश्चन कराया जाता है। मुझे आज भी याद है कि जिस टाइम मैं कोटा में पढ़ता था उस टाइम ये सर क्लास में करवाए थे ये क्वेश्चन, और मैं जैसे ही ये क्वेश्चन देखा मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि मेरे क्लास नोट्स में अभी भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एडवांस में भी ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि f(x) = 2x अपॉन 2x प्लस √2 है, और यहाँ पे निकालना है समेशन ऑफ k = 1 से लेके 81 f(k)
K/82। अब ये बताइए, यहाँ पे भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि काश अगर f(k) पता चल जाता तो मज़ा आ जाता। मन में तो यही चल रहा है कि f(k) पता चल जाता तो मज़ा चल आता। तो मज़ा तो यहाँ पे तभी आएगा जब f(k) पता चलेगा, लेकिन f(k) भी तो पता चलेगा कैसे। यहाँ पे f(k) निकालिएगा तो ये जो आपका जायंट एक्सप्रेशन है वही जायंट एक्सप्रेशन दिखेगा। देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन सबको याद है, जो टीचर भी कराएगा ना, ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो चुका है कि सबको याद हो चुका है क्वेश्चन कि एक बार f(x) आपको गिवन है यहाँ। अब दूसरी बार क्या करते हैं अपन, f(1 - x) रखते हैं, f(1 - x) का वैल्यू निकालते हैं। जब f(1 - x) का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो अपना वैल्यू ये वाला आता है, √2/√2 + 2 पे पावर x। ठीक है, ये वाला वैल्यू आता है। आप निकालिएगा, यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन कर दिया स्टेप बाय स्टेप, देखिए इसको। ठीक है, और जब इसको और इसको ऐड करेंगे, f(x) + f(1 - x) को ऐड करेंगे तो ये वाला जो सम आता है वो 1 के इक्वल आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। ठीक है, इतना यहाँ से पता चल जाता है। इसको आप एक गोले में बंद कीजिए और इसको अपने पास अभी रखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से था। इसको ओपन कीजिए, ओपन करेंगे क्या लिखेंगे, k = पहले 1 पुट करेंगे तो f(1/82), फिर 2 पुट करेंगे तो f(2/82), फिर 3/82। इस तरीके से 81/82 लास्ट टर्म आएगा। यहाँ तक बहुत अच्छी बात समझ आया। अब ये बताइए मेरे भाई, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आप मिलाइए, फर्स्ट एंड लास्ट को, फिर स्टार्टिंग के सेकंड को और फिर सेकंड लास्ट को मिलाइएगा। तो f(1/82 + f(81/82) दोनों का सम कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अंदर वाले का सम कीजिएगा 1 आएगा, यहाँ से भी अंदर वाले का सम कीजिए तो आपका 1 आएगा। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मिलाकर निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। फिर आप 2/82 का पेयरिंग कीजिए 80/82 से, फिर आप 40/82 का पेयरिंग किसके साथ करेंगे, 42/82 के साथ पेयरिंग करेंगे। तो इस तरीक़ा से 40 तक का पेयरिंग हो जाएगा किसी ना किसी के साथ, जिसका सम 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका 1 आ गया, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो 40 × 1 आपका 40 तो आ जाएगा। लेकिन एक एक्सप्रेशन यहाँ से आपका बच जाता है, ये वाला f(41/82), ये वाला बच जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका कोई जोड़ी ही नहीं मिलेगा। इसको जोड़ी किसका ज़रूरत था, ऐसा वाला ही जोड़ी ज़रूरत था इसको, तभी इसका सम 1 बनता। तो इसका फिर क्या करेंगे, ये तो एक्चुअली क्या है, 1/2 है, ये 41/82 वो 1/2 है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को अपन 1/2 पुट करेंगे। जब x को आप 1/2 पुट कीजिएगा तो आपका यहाँ से वैल्यू आता है 1/2। ठीक है, x को आप पुट कीजिए यहाँ पे, फाइनल आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x को 1/2 पुट कीजिएगा तब आपको ये फंक्शन मिलेगा। तो उसके बाद जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर बता देते हैं 81/2 आता है। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 81/2, दिस इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है ये वाला, न्यूटन्स फॉर्मूला। पेपर होने से पहले मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड का क्वेश्चन जब करवाया था तो न्यूटन्स फार्मूला का सबसे पहला क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं चमकेगा कि न्यूटन्स फार्मूला। सबसे पहला चीज़ क्या क्लिक करेगा जानते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का है पहला चीज़, ऐसा चीज़ ये लिखा रहता है कि, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूटन्स फार्मूला का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या गलती करते हैं, वो n = 0 पुट करेंगे। n = जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2a2 आएगा, 5a1 आएगा, फिर 3a0 आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखकर खुश हो जाएंगे, a1 का तो वैल्यू हम मेरे को पता है 4 है, a0 का वैल्यू 3 है, यहाँ से a2 का वैल्यू फटाक से वो क्या करेंगे 11/2 निकाल लेंगे। उसके बाद अब यहाँ खेला चालू होगा। अब सोचेंगे इस तरीके से अपन a3 निकाल लेंगे, इस तरीके से अपन a4 निकाल लेंगे, a5 निकाल लेंगे। कितना निकालोगे भाई, कब तक नहीं निकाल पाओगे, कितना निकालोगे, a100 तक जाना है। इसलिए यहाँ जाकर आप फंस जाइएगा। तो करना क्या है फिर, क्या राइट मेथड है इसको सॉल्व करने का। इसका राइट मेथड है कि आप न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग
इस an+2 को आप टी स्क्वायर लिखिएगा और an+1 को टी लिखिएगा और an को आप टी पे पावर 0 लिखिएगा। मीन्स टी पे पावर 0 इट मीन्स 1, लेकिन मैं आपको बताया कि टी पे पावर 0 होगा, ये टी होगा, ये टी स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से आपको टी का दो वैल्यू मिलेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक 1 बनेगा और एक 3/2 वैल्यू आता है। यहाँ तक तो बातें समझ आ जाती है, लेकिन यहाँ से आप रियल स्टोरी चालू होगा। रियल स्टोरी क्या है कि यहाँ से आप an को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 पे पावर n इंटू a, 3/2 पे होल पावर n इंटू b। कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लिए कि 1 पे पावर n को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/2 के होल पावर n से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को an मिलेगा। यहाँ से ये आपको लिखना, ये मेथड है, दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहले आप क्या करेंगे, n को 0 पुट करेंगे क्योंकि अपन को a0 का वैल्यू पता है और a1 का वैल्यू पता है, तो n इक्वल टू पहले 0 पुट करेंगे। n इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो आपका एक इक्वेशन ये बनेगा, और जब a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका एक इक्वेशन ये वाला बनेगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दोनों को सॉल्व करेंगे। a का वैल्यू, कैपिटल A का वैल्यू, कैपिटल B का वैल्यू पता चल गया, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मज़ा आ गया। जब a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 पता चल गया तो यहाँ से आपका an भी पता चल जाएगा। जब an पता चल गया, क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सॉल्विंग था। मैं इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया भाई, एक्चुअली टाइम बहुत कम होता है, हम भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, बहुत सारे असाइनमेंट बनाने होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको मेथड बता दिया, आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर इसका निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का। ये क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल ABC है, ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है इस फॉर्म में, और आपको सेंट्रॉइड का लोकस दे दिया इस फॉर्म में। ठीक है, अब अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले बताइए कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। x1 + x2 + x3/3 करते हैं। उसी तरीके से पहला स्टेप कि वर्टेक्स आपको गिवन है और लोकस ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड किसी भी चीज़ का लोकस निकालने का पहला स्टेप क्या होता है, उसको h, के अज्यूम कर लीजिए। सेंट्रॉइड को अपन क्या अज्यूम कर लिए, h, के। ठीक है, h आपका x कोऑर्डिनेट, के आपका y कोऑर्डिनेट। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 sin θ - 2 cos θ + 2/3, ये हो गया। फिर आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला 3h - 2, ये 3h हो गया, अब -2 इक्वल टू 4 sin θ - 2 cos θ। फिर k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 cos θ + 0 + 2 sin θ/3 इक्वल टू k हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3k इक्वल टू आपका आ जाता है 4 cos θ + 2 sin θ, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायरिंग कर दीजिएगा इधर यहाँ पे, और इसका भी स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा इस तरीके से कि ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बनेगा, तो यहाँ से 16 + 4 20 हो जाता है। ठीक है, 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लोकस लास्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, h को रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं y से। तो ये बताइए, इसको रिप्लेस करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको कंपेयर कीजिए इस एक्सप्रेशन को ऊपर वाले से जो आपको गिवन था यहाँ पे, उसको जब कंपेयर कीजिएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका सारा सॉल्यूशन था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इस तरीके से आप मैथ पे थोड़ा अगर आप वीक हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। जेईई एडवांस का बूस्टर सीरीज आने वाला है, पूरा एकदम तगड़ा सेशन रहेगा और पूरा सब एडवांस का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। जितना भी बेस्ट बुक है, पियर्सन का ओम शर्मा सर का बुक, बालाजी पब्लिकेशन का विकास गुप्ता सर का बुक,
प्लस में आपका जेई एडवांस का PYQ सारा चीज़ कवर किया जाएगा बूस्टर सेशन में। तो आप स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। थैंक यू।